नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होने वाला है आज का, वो मैप पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। आज हमने मैप के अंतर्गत हमारी हिस्ट्री को चुना है। हिस्ट्री में भी पार्टिकुलर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैप पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर काफ़ी सिंपल हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बता दिया जाता है। इसके बाद डॉट डॉट से जगह के नाम दर्शा दिए जाते हैं। आपको उस जगह का नाम बताना है सही जोड़ी के रूप में। जैसे कि इसका जो सही आंसर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरे नंबर की जो जगह दिखाई गई है वो गुजरात में दिखाई गई है। ठीक है, तो गुजरात में कौन सी जगह हो सकती है? लोथल। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक बंदरगाह था। दूसरे नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान वाला एरिया है। सिंधु नदी के किनारे ये लोकेटेड है, तो ये मोहनजोदड़ो होगा। और नंबर 1 वाली पोजीशन में है हड़प्पा और चौथे नंबर में है कालीबंगन। ठीक है, मतलब पार्टिकुलरली यदि ये राजस्थान के किनारे किनारे वाला जगह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर में है हड़प्पा, सेकंड में है मोहनजोदाड़ो और तीसरे में है लोथल और चौथे में है आ जाता है अपना कालीबंगन। दोस्तों, यदि हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो देखिए रेडियो कार्बन जैसी जो नवीन विश्लेषण पद्धति है, इसके हिसाब से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा करी गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी की तरफ से करी गई थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम प्राक ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखते हैं। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी लोग थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। इसके अलावा देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो कि कहाँ पर है? बलूचिस्तान में पड़ जाता है। यदि हम एकदम पूर्वी पुरा स्थल की बात करें तो वो आलमगीरपुर आ जाता है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर की तरफ आप जाओगे, चिनाब नदी के किनारे स्थित जगह है अखनूर के निकट मादा है, मतलब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो गोदावरी नदी के किनारे पर दाइमाबाद, ये जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा देखे हैं दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनते हैं और अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो इसी पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी सीमाएं हमने निर्धारित कर दी हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सी जगह है, सबसे साउथ में कौन सी जगह है, सबसे पूर्व की तरफ कौन सा शहर पड़ेगा और यदि हम पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो क्या उसकी सीमा रहने वाली है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि भारत और चीन के रिलेशनशिप को बताता है। ये जो आर्टिकल है पार्टिकुलरली अभी हाल फिलहाल में दोनों देश चाह रहे हैं कि दोनों के रिलेशन थोड़ी बेहतर हो सके, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड, इसके अलावा भी जो फ़्लाइटें हैं और भी हमारे जो रिलेशन हैं उनमें थोड़ा सा बेटर सुधार किया जा सके। आखिर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ जा रही है? चाइना भी ये चाह रहा है, इंडिया भी चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को लेकर के अनिश्चितता है। अमेरिका को लेकर के दोनों देश टेंशन में हैं, इसलिए शायद ये ऐसी स्थिति आज के टाइम में बन रही है। भारत और चीन के बीच में 2020 में गलवान वैली में संघर्ष हुआ था। दोनों देशों की मिलिट्री की आपस में झड़प हुई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है।
हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री चाइना की यात्रा पर जाते हैं। कब? जनवरी 2025 में। क्यों जा रहे हैं? ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड्स बेटर हो सके, दोनों देशों के बीच में फ्लाइट का आना जाना चालू हो सके, और भी कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा होती है। इस यात्रा से बायलैटरल रिलेशन में सुधार होगा, हम ये सोच सकते हैं। इस यात्रा में भारत और चाइना के बीच मीडिया का एक्सचेंज, थिंक टैंक एक्सचेंज, कैलाश मानसरोवर यात्रा और बायलैटरल उड़ानों की बहाली जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। हालांकि वास्तविक लेवल पर स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या रिजल्ट निकल करके सामने आया है, और इस स्थिति में थोड़ी सी सतर्कता ही बरतना सबसे बेटर होगा। अब हम चर्चा करते हैं भारत चीन संबंधों में हालिया जो घटनाक्रम, हाल की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि दोनों विदेश सचिवों के बीच में बैठक हुई है। भारत के विदेश सचिव जिनका नाम है विक्रम मिस्त्री, इनकी मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू जियानचाओ के साथ में हुई थी। बातचीत में बायलैटरल रिलेशन को नॉर्मल करने की बात करी जाती है। 2025 की गर्मी तक कैलाश मानसरोवर यात्रा, मीडिया एक्सचेंज और फ्लाइट्स का आना जाना चालू हो जाएगा, इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है। अब ये जो बायलैटरल रिलेशन है, इनमें संबंध में सुधार हमको देखने को मिल रहा है। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? पहले नंबर की बात यह है डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा चुनाव। ट्रंप की अनिश्चित नीतियों और चीन विरोधी रुख के कारण चाइना खुद चाहता है कि कम से कम हम भारत के साथ में तो अपना ट्रेड बनाए रखें, क्योंकि भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है और काफ़ी बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट करता है, इसलिए उसने भारत को एक मार्केट के तौर पर देखा। चीन की जो आर्थिक नीति रही है, हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है। और दूसरी बात, यदि डोनाल्ड ट्रंप फिर से टैक्स लगाना चालू कर दें, टैरिफ लगाना चालू कर दें, तो चाइना के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तीसरी नंबर की बात, 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करी थी, और इसी श्रेणी में वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह ट्रंप की वापसी के कारण चीन फिर से भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। अब LAC की हम चर्चा करेंगे। भारत और चीन की सीमा अभी भी तनावपूर्ण है। चीन कितने आगे बढ़ा है, कितनी जगह पे उसने कब्जा किया है, अभी भी भारत की सरकार ये क्लियर नहीं कर पाई है। सरकार की चुप्पी हमको देखने को मिली है। देखिए, भारत सरकार ने LAC पर डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करने, डीमिलिटराइजेशन सैनिकों की संख्या घटाने और डीमोबिलाइजेशन सैनिकों की तैनाती हटाने पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि कितनी जगह में हमारे सैनिक मोबिलाइज करेंगे, इतने एरिया में आप पेट्रोलिंग करना, इतने एरिया में हम पेट्रोलिंग करेंगे। इस चीज़ की अभी तक हमारे पास में कोई क्लियर जानकारी अवेलेबल नहीं है। 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। इसके बाद बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए थे, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन ने अपनी सेना पीछे हटाई है कि नहीं हटाई है। पेट्रोलिंग अधिकारों की स्थिति अभी भी अज्ञात है, जिससे संदेह बढ़ते जा रहा है कि क्या वास्तविक स्थिति में कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया है। अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि विवादित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे कि गलवान, देपसांग बुल्ज, चार्डिंग नाला, गोगरा पोस्ट और हार्ट स्प्रिंग, पेंगोंग झील का नॉर्थ वाला किनारा। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं कि पिछले समझौतों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। भारत ने 2020 के बाद क्लियर कर दिया है कि चीन ने सीमा संबंधी पुराने समझौतों का उल्लंघन किया है। तो क्या चीन ने इन उल्लंघनों को व्यवस्थित और सत्यापन तरीके से ठीक किया है? ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद उसने जो कुछ भी कार्रवाई किया है सही है कि गलत है, इस प्रकार से कोई चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत की कूटनीतिक स्थिति और सतर्कता की ज़रूरत।
भारत की आधिकारिक स्थिति की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत का कहना है कि सीमा पर स्थिरता रहना चाहिए, यथा स्थिति की बहाली करना है हमको, ठीक है, तब जाकर के ही हम बायलैटरल रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात भारत ने ये बोला था, क्या बोला कि सीमा की यथास्थिति, स्थिरता, ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, तभी जाकर के हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इंडिया का कहना है। जबकि चीन का कहना है कि बाउंड्री डिस्प्यूट को पीछे छोड़कर बायलैटरल रिलेशन के अन्य पहलू के ऊपर आप चर्चा करिए, सीमा को जाने दीजिए भाड़ में। अब हम बात करते हैं भारत की रणनीतिक चिंता क्या है, ठीक है। देखिए, सरकार की चुप्पी और हमारे पास में इंफॉर्मेशन की कमी है, इससे ये लगता है कि चीन की मूव ऑन, भूलने और आगे बढ़ने की नीति प्रभावी हो रही है। यदि भारत क्लियर नहीं बताता है तो इससे चीन को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी। ये चीज़ इंडिया को समझने की ज़रूरत है। चीन और भारत संबंधों का हमें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखना चाहिए। भारत और चीन के संबंध हमेशा से चक्र में चलते हैं। जैसे सबसे पहले तनाव होगा, फिर दोनों जन बैठ जाएंगे बातचीत करने के लिए, फिर टेम्पररी कोई सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे और फिर से नया कोई तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो पैटर्न है रिलेशन का, सी जिनपिंग के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पर यूपीएससी के हिसाब से हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भारत चीन संबंध संयोजन और प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन का मिश्रण है। चीन के साथ किसी भी वार्ता में एलईसी पर स्थिरता और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, जैसे कि ट्रंप का चुनाव, वैश्विक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भारत चीन रिलेशन पर पड़ता है। सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन के हिसाब से यदि हम बात करें तो एलएसी पर सेना की तैनाती और पेट्रोलिंग अधिकारों की बहाली हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के साथ समझौतों को सत्यापित करना जरूरी है, नहीं तो हमें चाइना धोखा दे देगा। अब यहाँ पर यूपीएससी के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गलवान वैली के बाद भारत चाइना रिलेशन की स्थिति की समीक्षा कीजिए और हालिया कूटनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करना है। सेकंड जो प्रश्न बन सकता है वो है, भारत चीन सीमा विवाद में एलएसी पर यथास्थिति की बहाली क्यों जरूरी है, इसके रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभावों पर चर्चा करिए। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए क्या कूटनीतिक उपाय हम कर सकते हैं। इनके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये कोरापुट में पोषण सुरक्षा की दिशा में क्या सामुदायिक प्रयास किए जा सकते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करता है, इसके ऊपर चर्चा करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एडिटोरियल के इंट्रोडक्शन की। कोरापुट उड़ीसा का एक जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और प्रमुख रूप से जनजातीय आबादी के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी है, जहाँ एक तरफ से तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबी और कुपोषण की समस्या बनी हुई है। अब इसको कैसे करके हैंडल करेंगे, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू करी हैं, जैसे कि डायरेक्टली भोजन की आपूर्ति करना, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा आजीविका संवर्धन योजनाएं, मतलब लोगों को रोजगार देना, रोजी रोटी के साधन अवेलेबल कराना, बहुत सारी स्कीम यहाँ पर चल रही हैं। फिर भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की बात करें, NFHS 5 की बात करें 2019 से 21 के अनुसार, यहाँ पर 23% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग का शिकार है, बौनेपन का शिकार है, मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पा रही। 33% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट हैं, मतलब जिनका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है। केवल 17% बच्चों को पर्याप्त पोषण युक्त खाना मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन
मिल पा रहे हैं और 50% से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो कि एनीमिया से रिलेटेड है। अब आप सोच लीजिए, जिसके पास सब कुछ है, प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर गरीबी क्यों है? इसका सीधा सीधा रीजन रहता है दोस्तों, ये जो लोग रहते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है वोट के हिसाब से। ठीक है, नेता लोग मेजॉरिटी वाले लोगों को साधने की कोशिश करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं भी करेंगे तो इनकी तो कोई गिनती ही नहीं रहती है नेताओं की दृष्टि में। एक रीज़न ये भी रहता है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कोरापुट के गांव में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, शॉर्टकट में जिसको MSSRF, इसके द्वारा 2013 से 22 तक एक सामुदायिक पोषण साक्षरता प्रयासों का विश्लेषण किया गया था। एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी न्यूट्रिशन को लेकर के, जो ये बताता है कि कैसे करके सोसाइटी स्वयं अपने पोषण को सुधारने की दिशा में कदम उठा सकता है। कुपोषण से पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव, किस चीज़ से? माल न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन की तरफ चेंजेस कैसे होगा। 2013 से 2022 के बीच में इस रिपोर्ट में कोरापुट की जनजातीय आबादी के साथ मिलकर के एक सामुदायिक पोषण साक्षरता मॉडल डेवलप किया था। इसका उद्देश्य है सोसाइटी को न्यूट्रिशन सेफ्टी की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसकी क्या क्या रणनीति रही थी, देखिए। जो न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग है, ये चीज़ हमको करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग का मतलब ये है, किसान अपने खेतों में गेहूं धान ही मत उगाते रहें, उनको ऐसी चीज़ें उगाना है जो उनको ज़्यादा पोषण देती हैं। पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को फसल विविधीकरण करने की ज़रूरत है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है और पोषण युक्त कृषि एक्टिविटी में उनको जुड़ना पड़ेगा। मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, ताकि दूध, दही, घी, मांस, मछली ये लोग खा सकें। इसके अलावा IYCF प्रैक्टिसेस, स्वच्छता और शिशु पोषण, शिशु और युवा बाल आहार प्रथाओं पर ध्यान दिया गया। इसके बाद सामुदायिक भागीदारी की बात करें, सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को बैठा करके जानकारी दी जाती है कि भाई आप लोग क्या खा रहे हैं, आपको क्या खाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ कैसे करके आप उगाएंगे। कार्यप्रणाली की यदि हम बात करें तो जो गांव की महिलाएं हैं, पुरुष और युवाओं को शामिल करके प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए लंबाई, वजन और हेल्थ रिलेटेड डेटा का विश्लेषण किया गया था। प्रत्येक गांव से चुने गए व्यक्तियों को संतुलित आहार विविधता क्या क्या होनी चाहिए, स्वच्छता यदि आप रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, एंड कृषि के एग्रीकल्चर के माध्यम से पोषण सुरक्षा पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, सामुदायिक सशक्तिकरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, सामूहिक निर्णय और कार्यवाही। लोगों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी दी गई, जिससे उन्होंने सामूहिक रूप से अधिकार मांगना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक ही जन बोलेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए तो उसको कोई देने वाला नहीं है, उसको डांट फटकार के भगा देंगे। यदि पूरे गांव भर के इकट्ठे हो जाएं और बोलें कि हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है, साफ पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी जो डिमांडें हैं, स्कूल की डिमांडें हैं, हेल्थ की डिमांडें, उनकी अपने आप पूरी हो जाएंगी। पंचायत लेवल पर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया गया, समूह बनाया गया। फिर प्रतिभागियों ने गाने और संदेश तैयार किए, जिससे संतुलित आहार, स्वच्छता और महिलाओं के समर्थन जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ी थी। सेकेंड नंबर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास भी किए गए। ऐसा नहीं है कि समूह में ही सब कुछ होगा, एक अकेला व्यक्ति को भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है। इसमें जो ट्रेंड कम्युनिटी चैंपियंस होते हैं, इन्होंने अपने गांव में पोषण और कृषि सुधारों को लागू किया। सबसे पहले तो कुछ जो मेन लोग हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पूरे गांव को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। 200 से भी ज़्यादा अधिक गांव के 70 से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी। अब जिसको ट्रेनिंग मिल गई है उसको कम्युनिटी चैंपियन बोलते हैं।
इन्होंने अपने समुदायों में पोषण जागरूकता फैलाने और व्यवहारिक समाधानों को लागू करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कृषि सुधार और आहार विविधीकरण की। किसान यदि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाते हैं तो कौन कौन सा फायदा होगा। देखिए, पहले 71% फैमिली केवल 2 से 3 प्रकार की फसलें उगाते थे। जब ये काम ख़त्म होने वाला है, 60% से ज़्यादा फैमिली 4 से 5 प्रकार की फसलें उगा रहे हैं। पहले 4 प्रकार की फसलें उगाते थे, बाद में ये 9 से 11 तक पहुंच गई हैं। गांव में होम गार्डन का प्रसार हुआ, जिससे फसल उगाने की विधि 5 महीने से बढ़कर 7 से 9 महीने की हो गई। सेकेंड नंबर में महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पोषण के संदेश लोगों तक पहुंचाए। महिलाओं ने जैविक खाद, इसके अलावा बीज उपचार, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण जैसी तकनीकों में ट्रेनिंग भी लिया था। अब ऐसे किसान जिनके पास में खेती बाड़ी नहीं है, इनके लिए क्या समाधान किए गए। जिनके पास में भूमि नहीं है, ये लोग पट्टे पर मतलब लीज पर लेकर के खेती चालू कर सकते हैं। कुछ महिलाओं ने घर के आंगन में सब्जी उगाना चालू कर दिया। सोचिए कितनी ये बेटर कार्य किए गए। खाली पड़े खेतों में पल्सेस उगाई गई, दलहन लगाई गई, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। वहीं यदि हम बात करें इंस्टीट्यूशनल सुधार और सरकारी योजनाओं के लाभ की, तो आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करी गई। एक गांव में कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था। गांव की महिलाओं ने बैठकें करी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराया और ब्लॉक लेवल पर लगातार प्रयास किए गए। लास्ट में नया आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हो गया और सामुदायिक भागीदारी से इसका निर्माण भी हुआ। सेकेंड नंबर है कम्युनिटी ग्रेन बैंक, सामुदायिक खाद्य भंडारण। पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुराने खाद्य भंडारण केंद्रों को पुनर्जीवित किया गया था। ग्रेन बैंक्स को पुनर्जीवित किया जाता। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि गांव के कुछ लोग मिलकर के अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दे करके अनाज को भंडार करके रख लेंगे। जब कभी खराब कंडीशन आती है तो इसी अनाज का यूज़ किया जाएगा। पंचायत और ग्राम सभा बैठकों में भूख मुक्त गांव मतलब हंगर फ्री विलेजेस की योजना भी तैयार करी गई थी। यूपीएससी के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। योजनाएं तभी सफल होती हैं जब समुदाय को उनकी जानकारी और अधिकार दिए जाएं। नीतियों में स्थानीय भागीदारी, मतलब लोग खुद समाधान खोजें तो योजनाएं और भी ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं ने पोषण सुरक्षा और कृषि निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए। कृषि और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो स्थानीय स्तर पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया गया। इसके अलावा कहना चाहिए जैविक खेती, जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। भूमिहीन किसानों को बोला गया कि आप सामूहिक खेती करिए या फिर लीज पर ज़मीन ले लीजिए। यूपीएससी के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सामुदायिक प्रयास किए गए, उनकी समीक्षा करना है आपको। इससे भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए क्या सीख हमको मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है स्थानीय भागीदारी के माध्यम से पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में क्या क्या चुनौती और अवसर हो सकते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है वो है पोषण संवेदनशील कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसे ग्रामीण विकास में कैसे करके लागू करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताना है। एक न्यूज़ यहाँ पर हम हाल फिलहाल में देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें बोला जाता है कि हमारे देश के जो हाई कोर्ट के जज हैं अब वो लोकपाल के अंडर में आ जाएंगे। अब इसका स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर चिंता जाहिर करी है। उनका कहना है कि यदि ऐसा होता है तो सरकार डायरेक्टली न्यायपालिका के ऊपर शिकंजा कस लेगी, जबकि न्यायपालिका को फ्री होकर के काम करना चाहिए।
इसी के ऊपर इस न्यूज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मामला क्या है। लोकपाल ने 27 जनवरी 2024 को एक आदेश में ये कहा था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये जो आदेश उसने जारी किया था ना, तो अब इसकी शिकायत किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि एक एडिशनल हाई कोर्ट जज ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर एक अन्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश को प्रभावित किया है ताकि एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया जा सके। ऐसा कहना चाहिए किसी ने याचिका दायर करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्यो मोटो में लिया और इसे बहुत ही वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत चिंताजनक बताया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS ओघा की विशेष पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दिया और कहा ये न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रभावित करता है। लोकपाल ने क्या बोला था? लोकपाल ने आदेश दिया था जिसमें कहा था कि हाई कोर्ट का गठन आखिर हुआ कैसे है। लोकपाल का कहना है कि भारत के हाई कोर्ट का गठन ब्रिटिश संसद के अधिनियम के हिसाब से हुआ है, मतलब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश सम्राट के आदेशों से हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गठन हमारे संविधान के हिसाब से हुआ है। इसलिए जो हाई कोर्ट के जज हैं ना, इनको भारतीय संविधान ने स्थापित नहीं किया है बल्कि केवल मान्यता दी है। संविधान का आर्टिकल 214, इसमें बोला जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन लोकपाल ने क्या बोला? ये सिर्फ हाई कोर्ट की उपस्थिति को बताता है, ना कि उनके गठन की बात करता है। अब लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो लोकपाल ने धारा 14(1)(f) का हवाला देते हुए ये कहा था कि ये कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है जो कोई ऐसी बॉडी या फिर संस्थान में काम कर रहे हैं जो कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है या फिर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है या फिर नियंत्रित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जाहिर करी थी और सरकार ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत सरकार की तरफ से क्या बोले? हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना, भाई सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा ना कि आखिर है क्या सही चीज़, और नहीं तो फिर आने वाले टाइम पीरियड में फिर ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा। पहले के लोकपाल आदेश और किस प्रकार से विरोधाभास हमको देखने को मिलता। देखिए 3 जनवरी 2024 को लोकपाल ने क्या बोला था? लोकपाल ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना तो संसद के अधिनियम से बने हैं और ना ही सरकार द्वारा वित्त पोषित या फिर नियंत्रित है। 27 जनवरी को यहाँ पर उल्टा हो जाता है। लोकपाल ने ये बोल दिया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फैसले का प्रभाव क्या हो सकता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा यहाँ उठेगा। यदि लोकपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ जांच का अधिकार मिल जाएगा ना, तो इससे कोर्ट पर सरकार का प्रभाव बढ़ जाएगा, जो कि संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध, इस आदेश से न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव बढ़ सकता है और अभी इसकी जो सुनवाई है ना, आने वाले टाइम पीरियड में होने वाली है, मतलब 18 मार्च को ये सुनवाई होने वाली है। नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश किए गए बजट की चर्चा करती है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के लिए पेश किया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन और टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया है, जिसमें 8.09 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी गई।
साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। बजट हाईलाइट की यदि हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि ये बजट राज्य के संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए है, एक सही रोड मैप तैयार करता है। ये पिछले साल से 9.8% मतलब 10% ज़्यादा है, ज़्यादा खर्चा कर रही सरकार। मेजर एलोकेशन किसको कितना परसेंट? 22% डेवलपमेंट पर्पस के लिए, एजुकेशन में है 13%, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस के लिए 11% और हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे कम पैसा है 6%। सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 900 करोड़ रुपया प्रावधान किया है। प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है। लेकिन खाली प्राइमरी स्कूल को ही आप बेटर बना दोगे, बाकी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए क्या होगा? मतलब बेटर एजुकेशन देना ही नहीं है लोगों को। प्राइवेट वाली जो संस्थान है ना, वो लोग ही खून चूसते रहें, यही अच्छा लगता है सरकार को। फिर टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि हमेशा से ही बीजेपी की पॉलिसी रही है कि कैसे करके हम हिंदू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साध सकते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना, चीफ मिनिस्टर टूरिस्ट प्लेस डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 400 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। इसमें अयोध्या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150 करोड़ रखे गए हैं, मतलब ऑलरेडी से अयोध्या को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता, लेकिन अपोजिशन की तरफ से क्या क्रिटिसिज्म किया गया है। विपक्ष का कहना है कि अखिलेश यादव ने क्या बोला, बीजेपी सरकार का दूसरा आखिरी बजट है और इसमें युवा, किसान और गरीबों की ज़रूरतों का समाधान नहीं किया गया है। बीएसपी की तरफ से मायावती ने भी सब बजट पर सवाल उठाया और उसमें बोला गया है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और रूरल डिस्ट्रेस को दूर करने की नीति नहीं है। उन्होंने बोला इसे मध्यम वर्ग को लुभाने वाला बजट करार दिया है। इसके बाद सेकंड वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो गुजरात की तरफ से एक बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर है। अगली न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो कि गुजरात बजट से रिलेटेड है। 2025-26 के लिए गुजरात की तरफ से भी कहना चाहिए बजट प्रस्तुत किया गया है और इसका प्रावधान है 3.7 लाख करोड़ रुपया का। तो आप देख सकते हैं यूपी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, गुजरात कम खर्चा कर रहा है। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2025-26 का राज्य बजट पेश किया है, जिसमें 3.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बजट में 148 करोड़ रुपए की टैक्स रिलीफ दी गई है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ये कुल मिलाकर के टैक्स में रिलीफ देने की बात करता है। की हाईलाइट की बात करें तो 3,70,250 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, पिछले साल से 11% ज़्यादा है। 148 करोड़ रुपया स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर के टैक्स में कटौती की बात करता है, इतना पैसा वहाँ चला जाएगा। विकसित बनाना है गुजरात को 2047 तक, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। 6 ग्रोथ हब्स का विकास किया जाएगा, जिसमें सूरत इकोनॉमिक रीजन शामिल है। 11वीं गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। 1367 किलोमीटर के 12 नए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी बनाए जाएंगे। बजट को 5 पिलर में बांट सकते हैं: सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। विकसित गुजरात 2047 की बात करें तो नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 को ही ध्यान में रखते हुए गुजरात को भी हम 2047 तक विकसित बनाएंगे, ऐसा कहना है बजट में। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, कच्छ और कोस्टल सौराष्ट्र के क्षेत्र में आर्थिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अलावा कंप्रहेंसिव एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन ग्रोथ पर जोर दिया जा रहा है। 11वीं गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत 12 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मतलब 1367 किलोमीटर। 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी प्रस्तावित हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक को काफ़ी मजबूती मिलने वाली है। एक न्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो कि किसी विधायक के द्वारा वॉकआउट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम वॉकआउट से रिलेटेड कुछ संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वॉकआउट का
विधानसभा में या फिर सांसद में क्या यूज़ है, और यदि कोई सांसद या फिर विधायक वॉकआउट करता है तो क्या न्यायालय उसके खिलाफ में कार्यवाही कर सकती है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या किसी आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, विधानसभा या सांसद में वॉकआउट का डायरेक्टली किसी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भारत के संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का एक हिस्सा है। इसको कुछ कुछ आर्टिकल और संसदीय प्रक्रियाओं के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 और 194 विधायकों और सांसदों के विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 105 कहता है कि संसद के सदस्यों को स्वतंत्रता और विशेष अधिकार है। आर्टिकल 194 राज्य के विधानसभाओं को लिए भी यही विशेष अधिकार का प्रावधान करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉकआउट भी उनके विशेष अधिकार के क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि विधायक या सांसद अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए सदन से बाहर चले जाते हैं। मीडिया का ध्यान खींचना है, जनता की आवाज़ उठाना है, बोल देंगे कि इस कानून में ये कमी है, इसमें जनता की बात नहीं रखी गई है, हम इसका विरोध करते हैं और वॉकआउट करते हैं और संसद से या फिर विधानसभा से वो लोग बाहर चले जाते हैं। आर्टिकल 211 और 121 के अंतर्गत न्यायपालिका की आलोचना पर प्रतिबंध। आपको विशेष अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते हैं। कोई भी विधायक या फिर सांसद कोर्ट की कार्यवाही पर बहस नहीं करेगा। यदि किसी मामले में कोर्ट की भूमिका विवाद का विषय है तो विपक्ष क्या काम करेगा, वहाँ से वॉकआउट करेगा और विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन बहस नहीं कर सकते आप। तीसरे नंबर की जो पावर उनको मिली है वो आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 के अंतर्गत मिली है। 122 पार्लियामेंट के लिए है, 212 राज्य विधान मंडलों के लिए है, जिसमें बोला जाता है कि सदन की कार्यवाही पर न्यायालय सवाल नहीं उठा पाएगा। इसका क्या मतलब हो गया है कि यदि कोई विधायक वॉकआउट कर जाता है, विधानसभा जब चल रही है, तो कानून उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के नियम के हिसाब से यदि हम देखें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, तो लोकसभा नियम 374 है और राज्य विधानसभाओं के समान नियम वॉकआउट से रिलेटेड प्रक्रिया तय करते हैं। यदि कोई सदस्य बार बार वॉकआउट करता है या सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है ना, तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। एक ही चीज़ होती है और वो भी कौन करेगा, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ मेन आदमी, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष है या फिर विधानसभा का अध्यक्ष हो सकता है।